नहीं देखिए, लिखित, मैंने कहा ना, लिखित डॉक्यूमेंट जो सा था वो 2011 का था। वो किन परिस्थितियों में हुआ, किन हालातों में हुआ। एक बात का और इशारा किया आनंद जी, संजय ने अभी एक बात का और इशारा किया। संजय ने ये कहा कि फिर कल को घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठेंगे। अगर आप इस रिटन डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे तो फिर कल को आप घोषणा पत्र जब लेकर आएंगे तब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अब इस पर विश्वास कैसे किया जाए। आप तो रिटन डॉक्यूमेंट्स में यकीन ही नहीं करते। एक इशारा उन्होंने किया और एक मोरल ग्राउंड है जिस पर कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा दबते हैं, फंसते हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें दबने और फंसने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले से कहा, पत्रकार का एक अपना नजरिया होता है। राजीव जी, आपका अपना नजरिया है, आदरणीय संजय जी का अपना एक नजरिया है। जो वो बात कहते हैं, जो बात करते हैं, वो कई विषयों पर सटीक भी बैठती है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन घोषणा पत्र और गठबंधन में एक शर्त डालना, गठबंधन के अंदर क्या शर्त रहेगी, क्या नहीं रहेगी, प्रदेश की जनता को उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो घोषणा पत्र आएगा, घोषणा पत्र में हम जो वायदे करते हैं उसमें जनता को सरोकार होता है कि ये पार्टी को हम वोट क्यों दें, इस पार्टी को क्यों। जो एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक प्रकार से एक पार्टी का मैंडेट कह सकते हैं कि इस पार्टी, इस घोषणा पत्र पे मैंडेट हमारे को मिलेगा, उसमें और हमारे गठबंधन हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे, किसको हम सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, हमारा कौन से दल का नेता होगा। जनता इन परिस्थितियों पर नहीं जाती, जनता जाती है कि मैं किसको चुनने जा रही हूं, किसको चुनूंगी, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे को महंगाई से मुक्ति कौन दिलवाएगा, मेरे को सुशासन कौन देगा। उनको यह नहीं पता कि हम लोग किसके साथ जा रहे हैं। आज वास्तविक स्थिति है, घोषणा पत्र की जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जब भी लागू करती है उसको बड़ी ईमानदारी से और उन्हीं घोषणाओं को उस घोषणा पत्र में डालती है जो हमारे को लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर इनको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, संध्या जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं संध्या जी? हम संध्या जी के पास दोबारा चलेंगे कुछ सवाल कुछ जवाब के लिए, लेकिन उससे पहले हम जरा संजय शर्मा जी के पास जाएंगे। संजय जी, हम सीधे से एक आकलन करना चाहते हैं और हम जरा आपकी पत्रकारीय नजर समझना चाहते हैं हरियाणा की राजनीति के मामले में कि एक सवाल जो हमने उठाया है कि क्या ट्रैक्टर के बिना प्रदेश में कमल की खेती मुमकिन है। हालात क्या इस वक्त दिख रहे हैं जो दोनों राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को टटोलने में लगे हैं, वहां आपका विश्लेषण क्या बताता है कि ये लोग कहां खड़े हुए हैं? जी, ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि सचमुच में उसके बिना सरकार में बीजेपी आ सकती है, नहीं आ सकती। बीजेपी के अपने फंडामेंटल्स हैं, उनकी मजबूत स्थिति है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की मजबूरी को और उनके वोट बैंक को समझते हैं, इसलिए वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे। अब सवाल उठता है कि कुलदीप बिश्नोई बहुत जोर शोर से अगर नॉन जाट वाले फैक्टर के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं मैदान से, तो वो बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये हरियाणा की राजनीति में एक भावनात्मक मामला है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी माने ना माने, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा नॉन जाट का शिफ्ट हुआ वोट का, जिसका उन्हें फायदा मिला। अगर इस फैक्टर्स में कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो ये बीजेपी को खुद को आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितना नुकसान ये कर सकते हैं। मैं इससे आगे मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, एक जर्नलिस्ट की तरह मैंने कभी ऐसा नहीं सुना जी कि कोई लिखित समझौता किसी पार्टी ने किसी से किया हो हिंदुस्तान के इतिहास में। अब प्रश्न ये उठता है, जब कोई लोग समझौता करते हैं तो वो लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से आ जाता है। आप सोच के देखिए कि कल को अगर ये समझौता टूटता है और कुलदीप बिश्नोई कोर्ट में चले जाते हैं, वो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी किसी अलायंस के लिए। और कोर्ट के सामने पहुंच गई तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में तो समझौते होते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वहां लोग सिग्नेटरी हैं। जब सिग्नेटरी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लीगल बाइंडिंग है। मैं पक्का लीगल एंगल नहीं कह पाया, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ा जोर का एक सवाल उठता है कि क्या ये स्थिति, ये जो है वहां तक पहुंचेगी। उस हालत में ये संबंध, ये सारी सिचुएशन क्या है? संजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट है तो फिर ये किस तरह का रिटन डॉक्यूमेंट था? क्या केवल शर्तों को लिखा गया था या फिर इसकी कोई अपनी लीगैलिटी भी है? हम जरा संध्या जी के पास चलेंगे आपका ये सवाल लेकर। और एक और सवाल है जो हम बहुत कट टू कट करना चाहते हैं, आनंद जी जिसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से जवाब दे रहे हैं। संध्या जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए राजीव, बहुत टाइम तक मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई, अभी अभी ये फिर से शुरू हुआ जी। संध्या जी, दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है संध्या जी
जो संजय जानना चाहते हैं। दोबारा बताएं। जी बिल्कुल बता रहे हैं संध्या जी। एक सवाल तो यह है कि जो आप लोगों ने लिखित समझौता किया, क्या वो केवल इस तरह का था कि आपने जो शर्तें तय की उनको लिख लिया, यानी उनको एक साधारण कागज पर लिख लिया? क्या ये ऐसा समझौता था उसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या फिर इसकी कोई लीगैलिटी भी थी? क्या बाकायदा नोटरी पर, स्टैम्प पेपर पर इस तरह का कोई समझौता किया गया? एक तो ये जानना चाहते हैं, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि अब बीजेपी की तरफ से स्टैंड बहुत साफ है। आप लोगों की रणनीति अब क्या होने जा रही है? अल्टीमेटम रहेगा, वापस आ जाएगा, कब फैसला लेंगे? क्योंकि बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि अब बॉल जो है वो आपकी कोर्ट में है, आप फैसला लीजिए, हम नई शर्तों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, बॉल तो हमेशा से इन्हीं की कोर्ट में रही है, हमारी कोर्ट में कभी नहीं रही। जब हमारी कोर्ट में थी तो हमने इनको 7 सीटें जीतने को दे दी हैं, 8 सीटें इनको दिए, और उसमें कोई ऐसा समझौते में लिखा नहीं हुआ था कि अगर ये जब लोकसभा चुनाव होगा और ये 2 सीटें हम इनको दे रहे हैं, ये दोनों हार गए, तो हम इनका समझौता तोड़ देंगे। चलिए ठीक है जी। ऐसा हम जरा लीगैलिटी का सवाल भी जानना चाहते हैं लिखित में नहीं संध्या जी, हम जरा लीगैलिटी का सवाल भी जानना चाहते हैं, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालें कि जो लिखित समझौता था ये किस तरह का था? क्या जानकारी है आपके पास? क्या बाकायदा किसी नोटरी के पास ये हुआ था? कैसे हुआ था? देखिए, नोटरी से तो बड़े ही होते हैं गडकरी जी, नोटरी से बड़ी होती है सुषमा जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नोटरी नहीं थे? ये नोटराइज ही था टोटल इसके ऊपर एक सैंक्टिटी थी। टोटल जो ये समझौता हुआ है इस पे बहुत सारा, माने सब कुछ हमने उसी पर ही तो 2 सीटें ली, जो समझौते के दौरान ही हमने 2 सीटें ली, नहीं तो हम 5 सीटें मांग सकते थे। अभी चुनाव हुए हैं, लेकिन हमने अपना समझौता नहीं तोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो इनको भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सिर कट जाए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बदली परिस्थितियों में आप थोड़ा बदलिए, आप जरा राजनीति को समझिए। बीजेपी के नेताओं की तरफ से खूब ये बयान आ रहे हैं कि जो बदली परिस्थितियों को नहीं समझता, जो अपने आप को बदलता नहीं, वो कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप इन्हें समझाने पर क्यों लगी हुई है मैम? आप खुद समझ जाइए। देखिए, ऐसा है, जो ये बार बार बयान आते हैं कि हमने उनको 20 सीटों का ऑफर किया है बीजेपी की तरफ से, ये बहुत खास पेपर्स में छपते हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कभी बैठे ही नहीं आप सामने बैठे ही नहीं, आपने हमें ऑफर कौन सी दी है? आपने कब बताया हमारे को कि हमको कितनी सीटें चाहिए और क्या है? ये बैठना भी जो नहीं चाहते हैं, जो मीटिंग का समय नहीं देते हैं, तो लोगों को पता है कि उनसे क्या उम्मीद लगाएगा। एक आरोप भी क्या दे देंगे? जो अपना टाइम नहीं देते, आप बैठना नहीं चाहते, जब आप बैठे नहीं तो फिर आपने कैसे उनको 20 सीटें कह दी? अभी संध्या जी ने खुद कहा, आपके सामने कहा। आदरणीय हमारी बड़ी बहन संध्या जी, ये स्पष्ट रूप से कह दूं, किसी भी मीडिया में हमारा आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया कि हमने 20 सीट के लिए कहा, 25 सीट के लिए कहा, 30 के लिए कहा, 35 के लिए कहा। हमने सिर्फ कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बस होशियारी लाल जी आ रहे हैं सर, बस आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, वर्तमान बस आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। होशियारी लाल जी आपके पास ही आ रहे हैं। आनंद जी को सुन लीजिए प्लीज। जी जी सुन लीजिए जी, आनंद जी आप अपनी बात की प्लीज जी। नहीं, मैंने कहा किसी हमें हैरानी हुई कि कब दी ऑफर, नहीं किसी 10 सीटों की दी, ना 20 की, ना किसी की आदरणीय ऑफर नहीं दी। हमारी ऑफर शुरू से है कि हमको 45 सीट्स चाहिए। जो आपने कहा है वो वादा निभाइए, बस जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने कहा कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, चाहे कोई रोके जमाना। आपकी आदरणीय बड़ी बहन आपको याद दिला रही है। नहीं, इसमें देखिए, और आप तो रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। हमने बिल्कुल रिश्ते निभाने वाले लोग हैं, हमारी बड़ी बहन है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। राजनीतिक आज ऐलान कर दीजिए, राजनीति गठबंधन जिन शर्तों पर था उन्हीं पर रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन भी करीब आ रहा है, ये तोहफा तो आप संध्या जी को दे ही सकते हैं। कह दीजिए, घोषणा कर दीजिए। नहीं, राजनीति का विषय अलग है, राजनीति का आप ये तोहफा तो दे ही दीजिए। राजनीति का विषय अलग है और जो अपने संबंध है वो अलग है। जहां तक परिस्थितियों की बात है,
आधिकारिक रूप से मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कोई अथॉराइज नहीं हूँ। जो निर्णय लेने हैं वो दोनों दलों के नेताओं को मिलकर बैठ करके लेने हैं। वही तो नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, वो दोनों दलों के बड़े नेता ही तो नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी चिकचिक है। नहीं, देखिए, बात चिकचिक की नहीं है। आपके आधिकारिक रूप से आपने मीडिया में खुद बयान दिखाया है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने अल्टीमेटम 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन में नहीं होगा तो गठबंधन कर दीजिए, नहीं तो हम कुछ फैसला लेंगे। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को चाहिए कि अभी सारे काम छोड़ करके वो रैलियां तो कर रहे हैं, वो बातचीत तो कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के अपना कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं, वो जाकर के अपना हमारे प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत को आगे बढ़ाएं और निर्णय जो भी सामने हो उन्हें 1, 2, 3 करें। हमने अपनी बात जब इनको शुरू से बताते आ रहे हैं और आज दोबारा वो बात हमारे ऊपर आरोप लगाएं कि हमारे को मिलने का समय नहीं देते, बैठने का समय। जब एक चीज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये क्लियर हो गई, कह दी गई कि बदली हुई परिस्थितियों में इन हालातों पर पुरानी शर्तों पर समझौता आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर उस बात को बार बार लंबा खींचना, उस बात को बार बार करना, मिलने का समय नहीं देते। आप अपनी वास्तुस्थिति स्पष्ट करके जिनसे आपको बात करनी है बात करिए और एक तरफ का निर्णय लीजिए। अच्छा, ठीक है, हम एक टिप्पणी होशियारी लाल शर्मा जी की भी ले लें। अपनी कुछ बात वो रखना चाह रहे थे। होशियारी लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज संक्षेप में कहिए। नेताओं का कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल रही है। ठीक है, ठीक है मैम, आएंगे आपके पास। होशियारी लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज कहें। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ने, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ने हमेशा दूसरी पार्टियों से समझौता किया और धोखा किया। इन्होंने पहले चौधरी बंसीलाल से समझौता किया, फिर समझौता तोड़ा, इन्होंने से समझौता किया, फिर तोड़ा, बहुजन पार्टी से समझौता किया, फिर तोड़ा, और अब भाजपा से समझौता किया, फिर तोड़ रहे। मतलब होशियारी लाल जी, आप ये चाहते हैं, होशियारी लाल जी आप ये चाहते हैं कि जिससे समझौता कर ले पूरी जिंदगी उससे समझौता निभाते रहे। अच्छी बात जी। फाइनल कमेंट आनंद जी। देखिए, मैं अपने बुजुर्ग नेता होशियारी लाल जी को कहूंगा, मैं होशियारी लाल जी को ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग नेता हैं और हमारे इलाके से ही आते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, वो पंजाबियों में कहावत कही जाती है कि आप न बसी सोरे और लोगों को मत दे। अपना घर संभाल नहीं रहा, अपना कुनबा संभल नहीं रहा और हमारे को आकर के ये सलाह दे रहे हैं, तो ये सलाह इस प्रकार की अपने घर पे रखे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारी लाल जी, संध्या जी, गहलोत साहब फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार चर्चा में बने रहने के लिए। अच्छी परिस्थितियों में, यानी प्यार मोहब्बत में, हमने ये गाना खूब सुना है कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये गीत खूब हमने सुना है। लेकिन गठबंधन की परिस्थितियों में तोड़ने को लेकर पहले आप की जो रवायत है वो अपनाई जा रही है, एक दूसरे से कही जा रही है। अब गठबंधन का क्या हश्र होता है, इसका क्या हाल होता है, एक्सपायरी डेट कब आती है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहरहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही।